Yes, we are live now. संदीप आ चुके हैं, नेहा आ चुकी है, नम्रता आ चुके हैं। चलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए। आज हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर की। यस, आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है पूंजी पर ब्याज की गणना संबंधी प्रावधान, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ किस पर, कैपिटल पर, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कैसे क्या प्रोविजन है। तीन कंडीशनें बता रखी है, तीन कंडीशनें ध्यान में रखने जैसी, ठीक है। किसका कैलकुलेशन करने के बारे में बता रखा है, पूंजी पर ब्याज संबंधी, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हेलो, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पूंजी पर ब्याज संबंधी गणना संबंधी प्रावधान, ठीक है। सबसे पहला सिचुएशन बता रखिए और उसके क्या प्रोविजन रहेंगे, ये एग्जाम के अंदर आपके आ सकता है, सिचुएशन या प्रोविजन उनके, ठीक है। सिचुएशन क्या रहेगी और उनका क्या प्रोविजन रहेगा। पहली सिचुएशन बता रखी है, यानी स्थिति बता रखी है कि जब साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हो। ध्यान रखना कि अगर साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज संबंधी कोई भी उल्लेख नहीं है, एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी सिचुएशन, जबकि साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाएगा या लाभों का नियोजन माना जाएगा। कल हमने पढ़ा था लाभों पर प्रभार का मतलब ऐसी मदे जिनका मतलब कंपलसरी आपको देना ही देना है, तो ये लाभों का प्रभार कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, यानी कि P&L अकाउंट से उनको चार्ज करेंगे, ठीक है। दूसरा है लाभों का नियोजन, जो होता है साझेदारों के खाते से, यानी P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर आपको कुछ नहीं कहा है स्पेशल, मतलब साझेदारी पूंजी पर ब्याज देने के लिए तो कहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं कहा है कि वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है या नॉर्मल है, ठीक है। तो इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म के पास लाभ हो। इसमें निम्न तीन परिस्थितियां हो सकती है। देखो, अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो ही आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकोगे। अब यहाँ पर क्या बता रखा है, इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म में लाभ हो, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं। तो तीन परिस्थितियां हो सकती है इसमें ध्यान रखने वाली। पहली परिस्थिति, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी एग्रीमेंट में तो लिखा है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाए, लेकिन ये स्पेशल नहीं कहा है कि पूंजी पर ब्याज किसी भी परिस्थिति में दिया जाएगा, यानी लाभों पर प्रभार माना जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर लॉस हो जाता है तो लॉस की कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा, यदि फर्म के लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज के बराबर है अथवा ब्याज से अधिक है तो पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा, यानी कि हमें प्रॉफिट उतना ही हुआ है जितना पूंजी पर ब्याज है या पूंजी पर ब्याज से ज्यादा है। अगर पूंजी पर ब्याज से ज्यादा है तो बिल्कुल पूंजी पर ब्याज पूरा पूरा मिल जाएगा, या जितना पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट किया है उतना ही अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर पूंजी पर ब्याज कम हो जाता है, मतलब प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन बता रखी है, यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पहले ब्याज से कम हो जाए तो इस दशा में लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट लिया जाएगा। इसका क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ आया है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होगा, आपको प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर क्या होगा, इंटरेस्ट कम पड़, मतलब इंटरेस्ट प्रॉफिट कम पड़ जाएगा जितना इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी इंटरेस्ट मान लो दोनों साझेदारों का मिला के 12,000, 8,000, 20,000 है, लेकिन प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 15,000 रुपए है। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि हमें जो इंटरेस्ट का रेशो आ रहा है, यानी कि 12,000 और 8,000, इसका रेशो निकालेंगे, 4 और 2 आ जाएगा, फिर 2 और 1 अनुपात आ जाएगा। फिर इस रेशो में क्या करेंगे, ये हमें 15,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देने, यानी कि पूंजी पर ब्याज का जो रेशो है उसी अनुपात में लाभों को बांटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड सिचुएशन दे रखी है, जबकि साझेदारों की सल्लेख में पूंजी पर ब्याज के लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख है, मतलब प्रभार माना जाए यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट आपको कंपलसरी देना ही देना है ना। तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, इस स्थिति में फर्म को चाहे लाभ हो अथवा हानि हो, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, वह लेखा लाभ हानि खाते में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहा है इसमें,
कि चाहे आपके पास फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपको चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है, यानी लाभों पर प्रभार, यानी हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना लाभों पर प्रभार, और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर है, तो ये आपको कंपलसरी देना ही देना है, ठीक है। तो इस स्थिति में फर्म को चाहे लाभ हो अथवा हानि हो, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और लाभ हानि खाते में डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में चार्ज हो जाएगा। क्लियर है आपको ये सिचुएशन? तो पूंजी पर ब्याज के संबंधी अपने तीन कैलकुलेट मतलब तीन स्थितियां बनती हैं, और तीन स्थिति की क्या क्या प्रोविजन है जो हमने देखे, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अपने पास, ताकि जब भी मोबाइल देखे तब याद रह जाए आपको, देख लें। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपको दिख रहा है सबको? वॉइस क्लियर आ रही है? यस कर दीजिए। नम्रता, नेहा, संदीप। अब चलिए देखते हैं आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नकद राशि या वस्तुएं आहरण कहलाती है। डेफिनेशन आ सकती है कि आहरण से आप क्या समझते हैं, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या आहरण से आप क्या समझते हैं, या सॉरी आहरण पर ब्याज से क्या अभिप्राय है, इससे संबंधित अगर प्रश्न बन जाते हैं तो क्या कहना है अपने को, साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई राशि, नकद राशि, कौन सी राशि, नकद राशि या वस्तुएं, जो व्यवसाय अपन कर रहे हैं वो व्यवसाय में जो सामान या वस्तुएं यूज करते हैं उनका भी अगर आहरण कर लेते हैं, निजी प्रयोग के लिए यूज में ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आहरण कहलाती है। तो साझेदारी सल्लेख में उल्लेख होने पर साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज वसूल किया जाता है। तो साझेदारी सल्लेख में क्या होगा, स्पष्ट अगर उल्लेख है तो जो साझेदार आहरण करेगा, चाहे वो पैसा हो, रुपए हो, नकद राशि हो, या फिर कोई वस्तु, माल, सेवा हो, है ना, तो अगर वो लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याज वसूल करेगी, और ये ब्याज वसूल करने का काम कौन करेगा, फर्म करेगी, ठीक है। तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या होती है, तो आय होती है, ठीक है। अपने पास जो बुक है उसके अंदर भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। संदीप बोल रहे हैं सर आज हमारे यहाँ मौसम खराब है। बिल्कुल, मौसम हमारे यहाँ भी खराब था भाई संदीप, 2 दिन पहले। आज सही है। चलो मौसम तो खराब होते रहेंगे, एग्जाम पास में आ रहा है, आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, है ना। लगता है कि बारिश आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बारिश आ सकती है, अभी तो ऐसा ही है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, ठीक है। चलिए मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? थम्स अप कर दो। चलिए आहरण पर ब्याज के बारे में अपन ने देख लिया। मैं क्लास छोड़कर जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिकॉर्डेड क्लास कल वापस मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो दिक्कत आती है आपको, लाइव में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसकी रिकॉर्डेड क्लास ही वापस क्या करूंगा, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के लमसम अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं। चलो नेहा को वॉइस आ रही है, नेहा थम्स अप कर दिया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
आहरण पर ब्याज संबंध में समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, अगर साझेदार नकद या व्यवसाय से कोई माल सामान अगर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि फर्म आहरण पर ब्याज लेती है साझेदारों से, तो ये आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, यानी आय कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना करने संबंधी विधियां। दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए आहरण पर ब्याज की गणना करने संबंधी विधियां, मैंने मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है अपने पास दो तरह के मेथड है। कौन कौन से, जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो और जबकि नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो। यानी यहाँ पर यह बता रखा है दो सिचुएशन आपकी आहरण पर ब्याज की गणना करने संबंधी हो सकती है। पहला, अलग अलग तारीख पर अलग अलग अमाउंट, समझ में आ गया, यानी सब कुछ अलग, यानी राशि भी अलग है और टाइम पीरियड भी अलग है। दूसरी सिचुएशन है जबकि नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई है, यानी टाइम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। ठीक है, टाइम का मतलब टाइम ड्यूरेशन यानी अंतराल, समझ में आ गया, यानी जो निकालने का अमाउंट, निकालने का आहरण करने का अमाउंट सेम होगा, जैसे हर महीने हो सकता है, हर 2 महीने हो सकता है, महीने की पहली तारीख हो सकती है, महीने की बीच की तारीख हो सकती है, महीने की लास्ट तारीख हो सकती है, हर 3-3 महीने के प्रथम तारीख को, मध्य तारीख को, अंतिम तारीख को, इस तरह से सिक्वेंशियल ये जो रहेगा, तो दो तरह के इसमें आहरण संबंधी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें भी वापस दो मेथड बता रखे हैं, समझ में आ रहा है। मेनली आहरण पर ब्याज ज्ञात करने संबंधी कितने हैं मेथड, दो। कौन कौन सा, जब विभिन्न तिथियां, तिथि भी अलग है और आहरण की गई राशि भी अलग है। दूसरा, जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित करते हैं, यानी टाइम भी सेम है, टाइम सिक्वेंशियल भी सेम है, टाइम ड्यूरेशन भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। ठीक है, यानी ड्राइंग वाला अमाउंट भी सेम है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो पहला अलग अलग मेथड आते हैं, यानी सरल विधि और गुणनफल विधि, जिसमें क्या होता है कि जब अमाउंट भी अलग होता है और टाइम भी अलग होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सरल मेथड और गुणनफल विधि यानी सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। लेकिन जब आपका टाइम भी सेम हो, मतलब ड्यूरेशन भी सेम हो और अमाउंट भी सेम हो, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मंथली बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या त्रैमासिक के आधार पर, यानी जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उस सिचुएशन पे अपने को ये करना है। मासिक आधार पर भी आहरण कर ज्ञात कर सकते हैं ब्याज, और त्रैमासिक आधार पर भी आहरण पर ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कितने मेथड है, दो मेथड है और दोनों के दो मेथड है। ठीक है, ये याद रह गया आपको। चलिए ठीक है, तो आहरण पर ब्याज ज्ञात करने संबंधी कितनी मेथड है, ये हम प्रैक्टिकल में जब करेंगे वापस फिर से एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और इसको अगर आपको देखना है तो ये मैंने पिछले जो वीडियो बना रखे हैं उनको आप देख सकते हैं, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको आहरण पर ब्याज ज्ञात करने संबंधी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे 12th फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। थम्स अप कर दीजिए ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो, ताकि अगला टॉपिक हम देख लें। जो लाइव है एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है नेहा, चलिए शुरू करते हैं। बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन यानी पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए, तो बंद हुए साझेदारी खातों का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है,
पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट। कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद यह ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है या साझेदारी सलेख में दी गई शर्तों को पूरी तरह पालन नहीं हुआ है। अतः लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद इन शर्तों के पालन हेतु जो कि ओमिशनों अथवा गलतियों यानी एरर के सुधार हेतु समायोजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए किए गए लेखांकन व्यवहार को बंद किए हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। यानी क्या होता है कि कभी कभी अपन पुस्तकें बंद कर लेते हैं, उसके बाद पुस्तकें बंद करने के बाद पता चलता है कि यार ये गलती हो गई या ये गलती मतलब ये गलती हो गई या ये प्रोविजन करने रह गए या फिर ये साझेदारी सलेख में ये शर्त थी हमने पूरी नहीं की, तो वो मिस्टेक्स या जो भी एरर है वो रह जाती है। तो फिर क्या करेंगे, क्या उन बुक्स को वापस खोलेंगे? नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पास्ट बुक पिछली बुक है जो बंद कर चुके हैं उनको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी उनमें कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। अलग से अपन क्या करेंगे, एक पास्ट एडजस्टमेंट के लिए आप सिंगल एंट्री से एडजस्टमेंट कर सकते हैं या अकाउंट के बना करके भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो समायोजन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए क्या करते हैं, लेखांकन व्यवहार को बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। यानी कि उसके लिए जो रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, बंद हुए खातों में समायोजन कहा जाएगा। ठीक है, यानी पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट पार्टनरशिप के क्लोज हो चुके हैं उनमें अगर कोई एरर रह जाती है, उस एरर का सुधार करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रविष्टि की जाएगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो कौन कौन सी एंट्री है जिनमें अपन समायोजन कर सकते हैं। प्राय निम्न मदों के लिए समायोजन किए जाते हैं। ठीक है, पहला, पूंजी पर ब्याज का लेखन किया जाना या कम या अधिक लगा देना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी साझेदारी सल्लेख के अंदर तो कहा है पूंजी पर ब्याज दिया जाए, भूल गए पूंजी पर ब्याज देना। दूसरा, दिया लेकिन ज्यादा दे दिया। तीसरा, दिया लेकिन कम दे दिया, तो हुई ना गलतियां। तो इन तीनों सिचुएशन में क्या करेंगे, समायोजन करना पड़ेगा, यानी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। समझ में गया। दूसरा, आहरण पर ब्याज का लेखन किया जाना, यानी एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेशली ये कहा हो कि आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाएगा, लेकिन क्या होता है, चार्ज करना भूल जाते हैं। उस सिचुएशन में चार्ज करना भूल जाते हैं तो उसके लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, यानी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा देखिए, साझेदारों के पारिश्रमिक, वेतन, फीस व कमीशन का लेखा न करना, यानी एग्रीमेंट में कहा है कि पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन देना है, लेकिन हम भूल गए, यानी जब क्वेश्चन करने बैठे या एडजस्टमेंट करने मतलब जब अकाउंट क्लोज करने बैठे थे उस समय हमने इन चीज का ध्यान नहीं रखा या दिमाग से निकल गई, तो फिर क्या होगा कि साझेदारों किसी का वेतन रह गया होगा, किसी का कमीशन रह गया होगा, कोई एक आधी एरर भी हो जाती है, उसके लिए वापस क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है गलत अनुपातों में लाभों का विभाजन होना। साझेदारी में कहा है कि लाभों को बराबर में बांटा जाएगा, आपने लाभों को 3-2-1 अनुपात में बांट दिया। मान लो 1-1-1 अनुपात में बांटना था, आपने 1-2-1 अनुपात में बांट दिया। जो भी है, अगर अनुपात गलत अनुपात में आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपको वापस क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना। ये था गलत अनुपात, यानी 3-2-1 था, आपने 1-2-3 कर दिया। बराबर में था, आपने बराबर में नहीं बांटा। ठीक है, ये तो गलत अनुपात हो गया। और लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन मतलब पहले साझेदार बराबर में थे, लेकिन उसके बाद उनके फर्म में कुछ चेंजेस हुए, फर्म के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किया। पहले बराबर के साझेदार थे, अब 3-2-1 अनुपात में साझेदार है या 2-2-1 अनुपात में साझेदार है। नया एग्रीमेंट जो बना है वो ध्यान में नहीं रहा, यानी कि नई बातें अपन ने ध्यान में नहीं रखी, उस वजह से गलती हो गई और हमने क्या किया, प्रॉफिट को बराबर बांट दिया। तो इस तरह से लाभ विभाजन अनुपात में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, ये पूंजी पर ब्याज संबंधी हो सकता है, आहरण पर ब्याज संबंधी हो सकता है, साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन से संबंधित हो सकता है, गलत अनुपात में प्रॉफिट बांटने से हो सकता है, या नए लाभ विभाजन अनुपात को ध्यान में नहीं रखने से हो सकता है। तो ये एडजस्टमेंट हम करते हैं इन सिचुएशंस में। ठीक है, आ गया समझ में, थम्स अप कर दीजिए। चलिए
सिचुएशन समझ में आ गई आपको? तो अब ये जो समायोजन करते हैं, ये समायोजन के करने के कितने मेथड है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, समायोजन की विधियां, ये एग्जाम के अंदर फिर पूछ सकते हैं आपको कि इनमें से कौन सी समायोजन की विधि नहीं है। 4 दे देंगे, उनमें 2 सही हैं या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से आंसर बना देंगे, है ना। आगे आपको टॉपिक समझ में है? अब इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं समायोजन की विधियां, यानी एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, लाभ हानि खाता खोलकर, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आप खोल सकते हैं, या P&L पास्ट एडजस्टमेंट बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, या पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री। 2 मेथड है हमारे पास। कौन से मेथड है? एक एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और एक लाभ हानि खाता खोलकर समायोजन। समझ में आ गया आपको? चलिए तो अब देखते हैं समायोजन विधि। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन यानी पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, और दूसरा लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, जिसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि एक सिंगल एंट्री द्वारा आपके एडजस्टमेंट हो सकता है, या दूसरा होता है एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आपका एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं समायोजन की विधियां। तो एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, और लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर यानी पास्ट एडजस्टमेंट बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हैं वहां पर। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वहां वीडियो प्लेलिस्ट में है 12th के अंदर चैप्टर 1 के अंदर, उसके अंदर मैंने समायोजन की सारी विधियां बता रखी है। ठीक है, ये दोनों विधियां बता रखी है। अब आता है नया टॉपिक, साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी। साझेदारों का लाभ का आश्वासन या गारंटी, यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। क्या होता है गारंटी? कमेंट करके बताइए गारंटी क्या होता है। क्या बात है, आज संख्या बहुत कम है, आज 3 जने ही कनेक्टेड है। संदीप, नेहा, चलिए साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी, यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए किसी पार्टनर को गारंटी देना। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है, यानी याद रखना कि ऐसे व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है जो किसी विशिष्ट फील्ड में अपनी एक क्वालिटी रखता है ना, एबिलिटी रखता है। ऐसे साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदार से आश्वासन चाहता है, यानी कि वो जो नया व्यक्ति आ रहा है, विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, वो पुराने साझेदारों से क्या करता है कि आश्वासन चाहता है न्यूनतम लाभ के बारे में, यानी कि मेरे को मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा, ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि ना हो। इसे ही लाभ की गारंटी आश्वासन कहते हैं, यानी कि उससे भविष्य में अगर मान लो फर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति सिक्योर हो सके। समझ में आ गया? जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आज मैं किसी फर्म के अंदर काम कर रहा हूं और वहां पर मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 20,000 रुपए। लेकिन मेरे पास एक ऑफर आया पार्टनर बनाने के लिए कि आप हमारे यहाँ आ जाइए और हम आपको 30,000 रुपए की तो मिनिमम गारंटी दे ही रहे। कितने की गारंटी दे रहे हैं? 30,000 रुपए की, कि आपको 30,000 रुपए मिलेंगे चाहे किसी भी कंडीशन में, उनको चाहे फर्म के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो। 30,000 पर मंथ मिलेंगे, लेकिन अगर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कुछ हुआ ऊपर का तो वो भी मिल सकता है। ठीक है,
एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए मेरे को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन 30,000 रुपए मेरे को प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर अगर प्रॉफिट होता है तो भी मेरे को मिलेगा। इस चीज को बोलते हैं गारंटी। समझ में आ गया? यानी भविष्य में किसी भी संभावना से बचने के लिए क्या करते हैं, गारंटी ली जाती है आने वाले पार्टनर यानी विशिष्ट पार्टनर द्वारा। और ये गारंटी कौन देते हैं? पुराने पार्टनर देते हैं। तो ये कितनी सिचुएशन है गारंटी वाली, हम देखते हैं। 4 तरह की सिचुएशन है ना, देखो 4 तरह की सिचुएशन है। यह गारंटी 4 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? पहला, फर्म द्वारा गारंटी यानी गारंटी बाय फर्म। दूसरा, साझेदार द्वारा गारंटी यानी गारंटी बाय पार्टनर। तीसरा, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी यानी गारंटी बाय पार्टनर टू अ फर्म, ठीक है। और फोर्थ, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी यानी सिमिल्टेनियस गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। यानी कि यहां पर क्या होगा, पार्टनर फर्म को गारंटी देंगे और फर्म पार्टनर को गारंटी देगी। कैसे होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फर्म द्वारा गारंटी। ठीक है, याद रखना 4 तरह की सिचुएशन होंगी, इन 4 में से एक सिचुएशन पर क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है, 2 नंबर के लमसम क्वेश्चन आ सकता है इसका, फर्म द्वारा गारंटी। इन 4 सिचुएशन में कोई भी एक सिचुएशन पे आपके क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्म द्वारा गारंटी, दूसरा साझेदार द्वारा गारंटी। फर्म का मतलब हो गया पुराने पार्टनर नए पार्टनर को गारंटी दे रहे। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं साझेदार द्वारा गारंटी यानी कोई एक साझेदार किसी एक आने वाले साझेदार को गारंटी देते, या 2 साझेदार मिलकर के एक साझेदार को गारंटी देते। इसमें सभी साझेदार गारंटी नहीं देते। ठीक है, तीसरा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी यानी कोई ऐसा पार्टनर होगा फर्म के अंदर, वो कहेगा कि मैं इतना फर्म के लिए कमा के दूंगा या इतना फर्म को प्रॉफिट दूंगा। तो अगर मान लो वो नहीं कमा के देता है तो उसको जो बात कही है, जो एग्रीमेंट में लिख रखा है, उतना प्रॉफिट उसको देना है। यानी कि यहाँ समझ में आ गया कि कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। ठीक है, ये मेरे को उस फर्म में रख दो, मैं मिनिमम इतना प्रॉफिट आपको ला के दूंगा। तो ये कहलाता है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और फोर्थ कंडीशन है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। इसमें क्या होता है, कोई नया पार्टनर आता है फर्म के लिए फर्म से गारंटी ले लेता है, और कोई पार्टनर होता है फर्म को गारंटी देता है। यानी A, B, C, D 4 व्यक्ति हैं जिसमें D नया है। एक फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं फर्म के लिए इतना कमा के दूंगा। बी और सी कोई गारंटी नहीं ले रहा, और डी जो आ रहा है फर्म से गारंटी ले रहा है कि मेरे को मिनिमम कितना पार्ट मिलेगा। तो ये सिचुएशन इस तरह की रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली सिचुएशन थी फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदारों द्वारा गारंटी। बात तो एक ही है, फर्म का मतलब क्या हुआ, सभी साझेदार हुए। आपको समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदार द्वारा गारंटी क्या होता है। फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदार द्वारा गारंटी, वितरण योग्य लाभों में गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में ज्ञात कर शेष साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। तत्पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उसकी पूर्ति शेष साझेदार के लाभ अनुपात में कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहले फर्म के अंदर जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सभी पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर क्या होता है कि अगर मान लो जिसको गारंटी दी गई अगर उसके हिस्से में प्रॉफिट कम आ रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, तो बाकी के साझेदार क्या करेंगे, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होंगे उनके अनुपात से काट के पैसा और इस नए साझेदार को दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये वाली सिचुएशन है। इसमें क्या होता है, नोट दे रखा है गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से अधिक है तो वह अधिक राशि प्राप्त करेगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर मान लो किसी पार्टनर को 1 लाख रुपए की गारंटी फर्म द्वारा दी गई है, अगर इसके हिस्से में 1.5 लाख रुपए आ रहा है, मतलब इतना सफिशिएंट, इतना अच्छा प्रॉफिट कमा लिया फर्म में, यानी कि उसकी गारंटी से भी ज्यादा प्रॉफिट है, तो क्या किया जाएगा, उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं उसको 1 लाख के लिए पार्टनर बनाया 1 लाख देंगे, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन कम नहीं दिया जाएगा। गारंटी का मतलब क्या हुआ, कम नहीं दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन दूसरा पॉइंट दे रखा है नोट, यदि फर्म को हानि है तो भी गारंटी प्राप्त साझेदार गारंटी की राशि प्राप्त करेगा। अगर फर्म के अंदर लॉस है
लॉस हो गया है ना, लेकिन जितना गारंटी का अमाउंट का है, सपोज 1 लाख गारंटी दी है तो 1 लाख रुपए उसको मिलेगा, चाहे फर्म के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सिचुएशन, कभी कभी प्रश्न में शेष साझेदार द्वारा गारंटी की राशि वहन करने का अनुपात दिया रहता है, तो उसी अनुपात में शेष साझेदार द्वारा गारंटी की राशि पूर्ति की जाएगी। जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर मान लो किसी पार्टनर को 1 लाख की गारंटी दी गई है, ठीक है, पहली सिचुएशन से लेकर के अपन सभी सिचुएशन में देख देंगे। तो पहली सिचुएशन में ये था कि अगर किसी पार्टनर को 1 लाख की गारंटी दी है और 3 पार्टनर है टोटल मिला के, 2 ए और बी, और नया कौन आया है सी, और सी को गारंटी मिली है। तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि सी को 1 लाख की गारंटी दी गई है, लेकिन सी के अकाउंट में जब प्रॉफिट हुआ और सी के अकाउंट में कैलकुलेशन करके देखा तो 80,000 रुपए आ रहे हैं, तो इसका मतलब 20,000 रुपए बचे हैं। तो ये 20,000 कौन देगा, ये दोनों बचे हुए साझेदार ए और बी बराबर में देंगे। दूसरी सिचुएशन में क्या है, फर्म के अंदर लॉस हो गया, मान लो 20,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अब गारंटी का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख तो देना ही है उन पार्टनर्स को, तो देंगे दोनों 50-50 हजार रुपए, और प्लस वो 20-20 हजार को भी डिवाइड कर देंगे, यानी 60-60 हजार रुपए दोनों पार्टनर के लॉस आ जाएगा। और इस तरह से नए पार्टनर को कितना मिल जाएगा, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तीसरी सिचुएशन में बता रखा है, मान लो उसको 1 लाख का प्रॉफिट देने के बारे में कहा है, लेकिन फर्म के अंदर 80,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, और मान लो वो अनुपात में रेशो में बांटते हैं, मान लो 3:1 में साझेदार है, तो 3 पार्ट का मतलब हुआ 15,000 रुपए ए देगा और 5,000 रुपए बी देगा। इस तरह से 20,000 रुपए सी को मिल जाएंगे। 80,000 तो मिल ही रहे हैं और 20,000 रुपए और मिल जाएंगे। ये सिचुएशन समझ में आ गई। ये इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। दूसरी सिचुएशन है साझेदार द्वारा गारंटी। साझेदार द्वारा गारंटी, यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष द्वारा दी गई है तो फर्म के वितरण योग्य लाभ जो समस्त साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उतनी राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से घटा दी जाएगी तथा गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। इसका सवाल भी बन सकता है, बहुत अच्छा मतलब सिचुएशन दे रखी है, ये कंडीशन बहुत अच्छी है। देखो इसमें क्या बता रखा है कि कोई एक पार्टनर पर्टिकुलर किसी एक पार्टनर के लिए गारंटी देता है, ठीक है। जैसे मान लो फर्म के अंदर 3 पार्टनर पहले से थे और एक चौथा पार्टनर फर्म के अंदर आया, ठीक है। ए बी सी 3 फर्म के अंदर ऑलरेडी पार्टनर है और चौथा कौन आया, डी, और डी को गारंटी कौन दे रहा है, मान लो ए गारंटी दे रहा है, किसको गारंटी दे रहा है, डी को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फर्म चलाएंगे। फर्म चलाने के बाद ईयर एंड करेंगे। ईयर एंड में प्रॉफिट जो भी होगा सब पार्टनर्स में पहले उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे, अगर इक्वल है तो सबको इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर रेशो में पार्टनर है तो वो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर देखेंगे अगर डी के अंदर सफिशिएंट यानी गारंटेड अमाउंट जितना प्रॉफिट अगर आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर गारंटेड अमाउंट से कम अमाउंट आ रहा है तो इसकी गारंटी किसने ली थी, इसकी गारंटी ली थी ए ने। तो इसलिए क्या करेंगे, जितना अमाउंट कम पड़ रहा है यानी जितनी गारंटी की राशि कम पड़ रही है उतना अमाउंट ए के अकाउंट से काट के और डी के अकाउंट में जमा कर देंगे, यानी ए के अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और डी के अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे सेकेंड सिचुएशन के अंदर, जब कोई एक साझेदार किसी एक साझेदार को गारंटी देता है, ठीक है। या इस तरह से दो साझेदार भी मिलकर के एक को गारंटी दे सकते हैं, यानी ए और बी भी गारंटी देंगे किसको, डी को। इसमें सी गारंटी नहीं देगा। अगर सी भी गारंटी देने लग जाता है ये टोटली फर्म द्वारा गारंटी हो जाती है ना। ये दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, पर्टिकुलर पूरी फर्म गारंटी नहीं देती है। थर्ड सिचुएशन का इसमें आप देखते हैं क्या रहेगा। देखा, थर्ड सिचुएशन आपको साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यानी इसमें क्या होगा, कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जो फर्म को कमा करके कहेगा कि मैं इतना कमा करके आपको दूंगा, अगर नहीं कमा पाया तो इतना अमाउंट, जितना अमाउंट कम पड़ता है, जितनी गारंटेड राशि की गारंटी दी है, अगर जो अमाउंट कम पड़ेगा वो राशि वो देगा। देखो कैसे, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, कोई साझेदार फर्म के लिए किसी न्यूनतम राशि, न्यूनतम आय के कमाने की गारंटी देता है, यानी कि एक पार्टनर है जो फर्म को कह रहा है कि मैं 5 लाख रुपए आपको कमा करके दूंगा। यदि साझेदार गारंटी की राशि फर्म के लिए नहीं कमा पाता है तो कमी की राशि उसके पूंजी खाते से ले ली जाती है। यानी कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपकी फर्म के लिए 5 लाख रुपए कमा के दूंगा, लेकिन अगर वो 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा कमा लेता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो 3 लाख रुपए ही कमा पाया, 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया ना, उसने गारंटी 5 लाख की दे रखी है, तो 3 लाख रुपए कमाया तो बीच का जो डिफरेंस होगा 2 लाख, वो 2 लाख उसके अकाउंट से डेबिट कर लिए जाएंगे, यानी एक अकाउंट से डिस्चार्ज कर लिए जाएंगे और फर्म के अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे। समझ में आ गया?
तो ये सिचुएशन को इस तरह से हमने अभी तक 3 सिचुएशन पढ़ ली। पहली सिचुएशन जिसमें पूरी फर्म यानी जितने भी साझेदार है सभी नए साझेदार को गारंटी देते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या देखा था, नए साझेदार को सिर्फ पर्टिकुलर को 1 या 2 साझेदार गारंटी देते हैं, पूरी फर्म गारंटी नहीं देती, यानी पर्टिकुलर साझेदार द्वारा गारंटी दी जाती है। तीसरी सिचुएशन है जिसमें कोई साझेदार फर्म को गारंटी देता है। ठीक है, समझ में गया। अब फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी सवाल बनते आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, इस पर भी ध्यान रखना है आपको। फोर्थ सिचुएशन, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। इसमें क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं कि साझेदार द्वारा दी गई गारंटी दिए गए लाभ से उसने कम आय अगर कमा कर दी है तो अंतर की राशि उससे वसूल कर लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट करेंगे, तथा फर्म ने जिस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी है उसे न्यूनतम राशि देने के बाद शेष साझेदार बचे हुए लाभ को अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। यदि लाभ अपर्याप्त है तो उस सिचुएशन में क्या है, सवाल दे रखा है जिसके बारे में हम देखेंगे। देखो इसमें क्या बता रखा है, यहां तक की सिचुएशन हम देखते हैं कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो सबसे पहले जब ये सवाल इस तरह का आता है तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कमा करके देने की गारंटी दे रखी है, यानी किसी साझेदार ने फर्म को गारंटी दे रखी है, तो पहले उसका हिस्सा निकाला जाएगा। ठीक है, और वो हिस्सा निकालने के बाद अगर कम पड़ रहा है पैसा तो उसके हिस्से से चार्ज करके प्रॉफिट के अंदर जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि जिस साझेदार को अगर कोई नया पार्टनर आया और फर्म ने अगर गारंटी दे रखी है उसे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन की जाएगी नए पार्टनर के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या करना है आपको, पुराने पार्टनर में से किसी ने गारंटी दे रखी है फर्म को कमाने की, पहले उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, और दूसरा क्या किया जाएगा, फर्म ने अगर किसी को गारंटी दे रखी है उस सिचुएशन में तो दूसरी कंडीशन पे कैलकुलेशन इसका किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो सिचुएशन का मिक्स क्वेश्चन है ये, मतलब कंडीशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले कैलकुलेशन करेंगे, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर उसका प्रॉफिट जोड़ देंगे टोटल प्रॉफिट के अंदर, फिर टोटल प्रॉफिट में नए पार्टनर का पार्ट दे दिया जाएगा। अगर मान लो कम पड़ रहा है तो उस हिसाब से सब पार्टनर से रेशो में पैसा काट लिया जाएगा, पर नए पार्टनर को गारंटेड अमाउंट से ज्यादा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो ज्यादा दे देंगे, बराबर मिल रहा है तो बराबर दे देंगे, कम मिल रहा है तो दूसरे पार्टनर से फिर से वसूल किया जाए, बच जाएगा उनके लाभ हानि अनुपात से। ठीक है, तो ये सारा प्रॉफिट नए पार्टनर के अंदर क्रेडिट करने के बाद अगर जो प्रॉफिट बच जाता है वो सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा उनके रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथी सिचुएशन हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थम्स अप कर दीजिए आपको समझ में आ गया हो तो बता दीजिए फटाफट। इस तरह से हमारे पहले चैप्टर की थ्योरी इन 2 वीडियो में कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है उनको मैंने ये लिख दिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं, आप अपने बुक के अंदर इसको देखते हो अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो लाइनों में से क्वेश्चन बन सकते हैं केवल उन्हीं लाइनों को मैंने लिया है, पूरी बुक को नहीं लिया है। बहुत मेहनत की है, इसको बहुत टाइप करना पड़ा है, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, प्रेजेंटेशन फाइलें बनानी पड़ी है। आगे का मैं आज वो प्रेजेंटेशन भी बना था लेकिन शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो सही चलेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा उसको कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कल मैं आपका एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनको एक पीपीटी के रूप में बता दूंगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया जो थ्योरेटिकल था। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेने हैं, मतलब याद कर लेने का मतलब इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि एग्जाम अगर नींद में भी आपको कोई पूछे तो आपको इसका सवाल, अगर रात को भी नींद में कोई पूछे कि इसका जवाब क्या होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। ये सिचुएशन, ये कंडीशन रहनी चाहिए अभी, क्योंकि अब एग्जाम का तो 1 महीना भी नहीं रहा आपके पास, है ना। तो थ्योरी को अब पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि पूरा साल भर हो गया आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते करते। अब थ्योरी पोर्शन आप याद कर लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना इसको। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड करूंगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में कहीं पर ऐड होती हो तो फिर वहां ऐड करूंगा, नहीं तो लिंक दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।